खुशबू देवी बहुत खुश थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा अर्जुन उसकी मनपसंद लड़की चित्रा से शादी जो कर लेता है। चित्रा भी नवेली बहू की तरह घूंघट किए अपना पहला कदम रखती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। तभी वहाँ एक विदेशी लड़की जिसका नाम रोज था, वो रोते हुए बोलती है, ये सब क्या है अर्जुन? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने मुझसे प्यार किया था ना, फिर ये सब क्या है? मुझे वहाँ छोड़कर तुम यहाँ इंडिया में आकर शादी कर लिए। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम तुम्हारा जो अंश मेरे पेट में पड़ रहा है उसके बारे में सोच लिया होता। ये सब क्या है अर्जुन? ये गोरी लड़की क्या बोल रही है? माँ ये वही है जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन आपको ये मंजूर नहीं था। अच्छा, तो तू है वो जो मेरे घर बहू बनने के सपने देख रही है। देख लड़की, मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरे घर में आई खुशियों को भंग करने की जरूरत नहीं है। अरे हर किसी का शादी से पहले चक्कर चलता है, वैसे ही मेरे बेटे का भी चल रहा था। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ से जा सकती है तू, तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके बेटे का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और आप बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपके बेटे को मुझसे मेरे साथ नहीं रहना था या फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता था तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने मुझसे शादी क्यों की और मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरे बेटे का है? तुम जैसे अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं, किसी के नहीं होते हो तुम लोग। और चुपचाप यहाँ से चली जा वरना तेरी चुटिया पकड़कर तुझे बाहर फेंक दूंगी। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से चली जाओ। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। देख लिया, ये मेरा बेटा है, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करेगा। इसे अगर तुझे रखना होता तो कब का मेरे खिलाफ जाकर तुझे इस घर में ले आता। लेकिन अफसोस कि ये मेरा बेटा है, किसी और का नहीं, जो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करके ले आए। खुशबू गुस्से में रोज को घर से भगा देती है। यूं ही रोज सड़कों पर अपनी रात बिता देती है। तभी वहाँ एक औरत आती है। उसकी हालत देखकर वो औरत उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को तुम अकेले ही क्या कर रही हो और इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? बेचारी रोज रोते हुए अपनी सारी बात उस औरत को बताती है। इसे सुनने के बाद वो औरत रोज से बोलती है, कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बेटा। अगर तुम्हारे पास अर्जुन और तुम्हारी शादी की डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये तुम प्रूफ करके पुलिस स्टेशन में दिखा सकती हो और कानूनी तौर पर तो तुम अपने ससुराल में हक भी ले सकती हो। कभी कभी क्या होता है कि खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। और मेरी बात मानो, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए लड़ाई तुम खुद लड़ो बेटा। लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा कि तुम विदेश में रहकर भी ऐसी सोच रखती हो। एक काम करो, पहले अपने ससुराल जाकर बात करो और उनसे समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। बाद में फैसला तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही अगली सुबह रोज फिर से अर्जुन के घर जाती है और वहाँ जाकर कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मुश्किल से 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम लोग मुझे नहीं अपनाते हो या फिर मुझे इस घर में रहने से मना करते हो तो मैं मजबूरन पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का केस करूंगी कि तुमने मुझे चीट किया है। उसके बाद तुम्हें क्या सजा मिलेगी और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा वो तुम खुद ही सोच लो। ये सुनने के बाद अर्जुन की पूरी फैमिली डर जाती है। उसे मजबूरन रोज को अपनाना पड़ता है। ऐसे ही अगले दिन चित्रा की पहली रसोई की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। तभी रोज अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं भी घर की बहू हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी इस घर में पहली रसोई हो। तेरे बस की है ये सब करना? और मेरी जो बहू है ना, इंडियन कल्चर को अच्छे से समझती है, उसे पता है कैसे क्या करते हैं। तुझे तो कुछ भी नहीं पता। खामखा मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे रिश्तेदारों के सामने बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले, सारा खाना मेरी चित्रा बहू बनाएगी। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ करे तू, जिस वजह से मेरी और मेरी बहू की बदनामी हो। ऐसे ही अगले दिन चित्रा रसोई में जाती है। गुस्से में मुंह बनाते हुए वो बोलती है, इस बुढ़िया ने तो नाक में ही दम कर दिया है। चित्रा बहू करती रहती है सारा दिन। मैं भी तो इंसान हूँ ना, इतने सारे लोगों का खाना एक साथ कैसे बनवाऊंगी? ऊपर से मेरी ये जो सौतन है, इसे कुछ करने ही नहीं दे रही मेरी सास। जैसे ये तो आराम फरमाने के लिए आई है। एक काम करती हूँ, रोज को बुला लेती हूँ, उसके साथ ही खाना बनाऊंगी।
चित्रा रोज को बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर रोज आ जाती है और रोज चित्रा से बोलती है, तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे खाना अच्छे से बनाना आता है। और हाँ, किसी को बताना मत कि ये खाना मैंने बनाया, वरना माँ जी को बुरा लगेगा। ये पहली रसोई तुम्हारी है और इसमें नाम तुम्हारा ही होना चाहिए। यार तुम कितनी अच्छी हो, सच में अर्जुन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिस दिन माँ जी और अर्जुन को पता चलेगा ना कि तुम कितनी अच्छी हो, उस दिन वो दिल से तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। अच्छा यार जल्दी से खाना बनवा दो, वरना ये रिश्तेदार ना सर फोड़ देंगे हमारा। इस तरह से रोज सारा खाना अकेले ही बनाकर झटपट तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर बाद चित्रा सभी रिश्तेदारों को खाना परोसने लगती है। सभी रिश्तेदार खाना खाने के बाद चित्रा की बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी चित्रा उन सबके सामने कहती है, सच बताऊं तो इस तारीफ की असली हकदार मैं नहीं, बल्कि मेरी छोटी बहन रोज है। सारा खाना उसी ने बनाया है। भले ही वो विदेश की है, लेकिन हर काम में निपुण है। घर का काम काज, बड़ों का मान सम्मान कैसे किया जाता है, सब कुछ इसे पता है। मैं तो इंडिया में रहकर भी इंडियन कल्चर को अच्छे से समझ नहीं पाई, यहाँ तक कि मुझे अभी अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन रोज ने मेरी मदद की। रोज बहुत समझदार और बहुत गुणी है। सच कहा है किसी ने, इंसान हिंदू हो। अर्जुन को भी अपने किए पर पछतावा होता है और वो रोज से माफी मांगता है, जिसके बाद रोज उन सबको माफ कर देती है। इनकी एक गरीब माँ थी जिसकी बेटी पूजा अंधी थी। पूजा की उम्र शादी की हो चुकी थी, पर क्योंकि पूजा अंधी थी इसलिए कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। भला कोई अच्छे घर का लड़का उससे शादी करता भी क्यों? ना ही उसे दहेज मिलने वाला था और ना ही ढंग की लड़की। कहने को तो पूजा बहुत सुंदर थी, पर बेचारी देख नहीं सकती थी। और इसी बात से परेशान रिंकी मालिक के घर काम कर रही होती है और तभी उसकी नजर घर आई राधा पर पड़ती है। क्या हुआ राधा, आज तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आज से पहले तो तुम जब भी मेरे घर आई हो हमेशा हंसती हुई आई हो। अरे भैया अब क्या ही बताऊं, मेरा बेटा सूरज जिसकी शादी नहीं हो रही, अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब जो भी लड़की मिलेगी मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगी। फिर चाहे वो लड़की लंगड़ी हो, लूली हो, गूंगी हो, कुछ भी हो, सब चलेगा मुझे। अब कर भी क्या सकते हैं। अरे रिंकी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मेरी बहन आज बहुत दिनों बाद यहाँ आई है। जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। वैसे तो रिंकी रसोई में काम करने के लिए चली जाती है, पर उसका पूरा ध्यान राधा की बातों पर होता है। राधा की बातें सुनकर अब रिंकी के जहन में अपनी बेटी पूजा की शादी सूरज से करवाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। काश की मालकिन अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देती। आखिर उन्हें भी तो कोई भी लड़की चलेगी। क्या करूं, मालिक से बात करूं या ना करूं? वो ऐसा ना सोचे कि मैं गरीब बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। ऐसा काम करती हूँ, मालिक की बहन को जाने देती हूँ, फिर अकेले में मालिक से बात करूंगी। यही सोचकर रिंकी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रिंकी हिम्मत करके अपने मालिक से अपनी बेटी की शादी की बात कर ही लेती है। मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिंकी, क्या बात करनी है? मालिक, मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी पर डर लगता था। हम छोटे लोग हैं ना, तो कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। पर मालिक जी, आपकी बहन बोल रही थी कि उन्हें अपने घर के लिए कैसी भी बहू चलेगी। मेरी बेटी अंधी है और मैं गरीब। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दहेज देकर अपनी अंधी बेटी की शादी करवा सकूं। आपकी बहन बोल रही थी कि कोई भी लड़की चलेगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बेटी की शादी? अरे रिंकी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? तुम्हें तो उसी दिन कह देना चाहिए था राधा से। चलो कोई बात नहीं, मैं राधा से बात करूंगा और तुम चिंता मत करना। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बड़े ही धूमधाम से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी मेरे भांजे सूरज के साथ। अब तो तुम बस गांव में न्योता बांटो। अपने मालिक की ये बातें सुनकर रिंकी बहुत खुश होती है। खुश होती भी कैसे नहीं, आखिर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अंधी बेटी की शादी इतने बड़े घर में होगी। ये सोच कर ही रिंकी बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी भी बड़े घर की बहू बनेगी। माँ, क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो? हाँ पूजा बेटा,
क्योंकि बहुत जल्द तेरी शादी होने वाली है, वो भी बहुत बड़े घर में। और उससे भी अच्छी बात ये कि लड़के वाले हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें बस अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए। इस तरह से रिंकी पूरे गांव वालों को खुशखबरी सुनाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी राधा के बेटे सूरज से हो जाती है। शादी इतनी धूमधाम से होती है कि सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लड़का कितना सुंदर है। अरे मैंने तो सुना है रिंकी की बहन जहाँ काम करती है उसी की बहन है इसकी बेटी की सास। और रिंकी ने 1 रुपए भी शादी में खर्च नहीं किए, सारा खर्चा लड़के वालों ने दिया है। पर जो भी कहो बहन, इस अंधे की किस्मत बहुत अच्छी जो उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला। गांव की सभी औरतें खुसर फुसर कर ही रही होती है कि आखिर पूजा के अंदर लड़के वालों ने ऐसा क्या देखा कि इस अंधी पूजा की शादी राधा ने अपने बेटे से करवा दी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसे उसके सपनों का ससुराल जो मिला था। ऐसे ही एक रात पूजा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे अपने कमरे में किसी की आने की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है इतनी रात को मेरे कमरे में? अरे पूजा, आराम से बोलो, मैं हूँ तुम्हारा पति सूरज। इतना बोलकर सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की ये बदतमीजी पूजा को जरा भी पसंद नहीं आती और वो उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे पति नहीं हो। मैं उनकी खुशबू, उनकी आहट से पहचान लेती हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो, इसीलिए खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। पूजा मेरी बात को समझो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ और थोड़ा आराम से बोलो। अगर माँ ने सुन लिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझसे दूर हटो। मैं अंधी हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, पर मुझे तुमसे ज्यादा इंसान की पहचान है। इस तरह से पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी पूजा की आवाज सुनकर घर का नौकर रामू पूजा के कमरे में आता है। मालकिन क्या हुआ? साहब जी से आपका कुछ अंदर हुआ क्या, जो आप साहब जी को अपना पति मानने से इनकार कर रही हैं? रामू, लगता है आज तुमने ज्यादा ही पी ली, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे मैं अंधी हूँ, तुम भी अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मेरे कमरे में कोई और आदमी आया और मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बना रहा है? पर मालकिन, यही आपके पति हैं, यही तो हैं सूरज बाबू। घर में हो रहे शोर की आवाज सुनकर अब राधा और पूजा के शोर से उसके जेठ जेठानी की भी आंखें खुलती है और वो भी पूजा के कमरे में आते हैं। पर जैसे ही पूजा का जेठ कमरे में जाता है, पूजा उसके गले लग जाती है और सभी घर वालों से कहती है, सूरज जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब इन सबको बताइए कि ये आदमी मेरा पति नहीं, मेरे पति आप हो। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे पति को अपना पति कैसे कह सकती हो? माना कि तुम अंधी हो और मम्मी जी ने सूरज की शादी तुमसे कराकर तुम पर एहसान ही तो किया है। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूजा अपने जेठ को अपना पति कह रही थी तो वही उसकी जेठानी उसे इस बात के लिए धमका रही थी। तो वही दूसरी ओर सूरज पूजा को बार बार यकीन दिला रहा था कि वही उसका पति है और उसके साथ धोखा हुआ है। आखिर सूरज किस धोखे की बात कर रहा था? मैं अपनी पत्नी के साथ और धोखा होते हुए नहीं देख सकता। आप उसे सारा सच बता दी हो या आज मैं खुद सच बताऊं? हाँ हाँ, हो रहा है पूजा बहू के साथ धोखा, और उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। पर मेरे ये सब करने की वजह ना तुम सब हो। मैं इसे इस घर की बहू इसलिए बनाकर लाई थी ताकि ये मेरे अंश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्या हुआ, मेरा एक बेटा तो नपुंसक निकला, और अगर ये नपुंसक निकला तो मेरी ये बड़ी बहू जो कि एक बांझ निकली। अब एक बेटा मेरा नपुंसक है जो मेरे अंश को कभी आगे ही नहीं बढ़ा सकता, और मेरा जो दूसरा बेटा है वो अंश को आगे बढ़ा तो सकता है लेकिन उसकी बीवी बांझ निकली। अब इसीलिए मैंने पूजा की शादी सूरज से करवाई ताकि सूरज के बदले उसका पति बनकर मेरा बड़ा बेटा पूजा के साथ सोता रहे। सारा सच जानने के बाद पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेती है कि वो अपनी सास को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी। माना कि पूजा अंधी है, पर किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो उसके साथ धोखा कर सके। इसलिए पूजा अपनी सास और जेठ को सलाखों के पीछे डलवा देती है और खुद अपने ससुराल को छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगती है।
जानकी देवी की 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू काजल जो कि बहुत गोरी थी, तो वहीं छोटी बहू अनीता जो कि बहुत काली थी। दोनों बहुओं के एक एक बच्चे थे। बड़ी बहू का एक 5 साल का बेटा था, तो वहीं छोटी बहू की 2 छोटी छोटी बेटियां थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति काम पर से घर आ रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस सदमे से पूरा परिवार सहम जाता है। हे भगवान, जब से इस काली कलूटी का मेरे घर पर साया पड़ा है, तब से मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आखिर इस काली कलूटी के काले साए में मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। एक तो ये काली कलूटी, ऊपर से इसकी ये 2 काली बेटियां। भगवान, कैसे गुजारा होगा हमारा? अब क्या करें, हम तो सड़क पर आ गए हैं। वही तो माँ जी, जब से देवरानी जी का काला साया हमारे देवर के ऊपर पड़ा है, तब से हमारे घर में कुछ न कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देवर जी आए दिन बीमार रहते हैं। आखिरकार इनके बुरे साए से देवर जी को हमसे दूर कर दिया है। माँ जी, कहती हूँ कि इनको घर से बाहर निकाल दो। हे प्रभु, अब हम क्या करेंगे? इसको तो नया आशिक मिल जाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो चला गया मुझसे दूर। इतना बोलकर सास अपनी काली बहू को घर से बाहर निकालने लगती है। बेचारी अनीता रोते हुए अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर? भगवान ने अगर मुझे काला बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि भगवान ने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया है। 2 बच्चियों को लेकर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे इनका पालन पोषण करूंगी? माँ जी, बस भगवान के लिए मुझे इस घर में रहने दो। कहीं ना कहीं सास को अनीता पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उस पर रहम दिखाते हुए उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन सास गुस्से में अनीता से बोलती है, काली माई, अगर इस घर में रहना है ना, तो मेहनत तो तेरे को ही करनी पड़ेगी। एक तो ये तेरी 2 बेटियां, ऊपर से इतनी ज्यादा काली कि तू भी फेल हो गई इनके आगे। घर की आर्थिक हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए अब तू कोई काम धंधा ढूंढ कर घर में 4 पैसे ला। ठीक है माँ जी, आप मुझे कुछ महीने का समय दीजिए, क्योंकि अभी मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी बहुत छोटी है। अगर मैं घर से बाहर काम करने लग जाऊंगी तो शायद वह बहुत रोने लगेगी और आप लोगों को परेशान करेगी। देख, तू इन सब चीजों की बिल्कुल टेंशन मत ले। तू बस काम ढूंढ, तेरे बच्चों को मैं संभाल लूंगी। और हाँ, तुझे तो पता ही है ना कि वैसे ही हम बहुत गरीब है। ऊपर से जब से मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया, तब से हमारे घर की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए मैं जैसा बोलूं तुझे वैसा करना पड़ेगा। अनीता अपनी सास की बात मान जाती है और सास के कहने पर यहाँ वहाँ काम ढूंढने लग जाती है और आखिरकार अनीता को एक जगह काम मिल जाता है। अब दिन रात अपने घर परिवार के लिए मेहनत मजदूरी किया करती। धीरे धीरे अनीता के बच्चे भी अब बड़े होने लग जाते हैं। ऐसे ही अब अनीता की पीठ पीछे उसकी सास और जेठानी उसके बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उसे खाना तक नहीं देते थे। बच्चे पूरा पूरा दिन भूखे रहते थे। ऐसे ही एक दिन अनीता काम पर से जल्दी घर आ जाती है और अपने बच्चों के साथ कमरे में जाती है। तभी अनीता की सबसे छोटी बेटी रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। आज आप घर पर हो, आज आप हमें अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। जब से आप काम पर जाने लगी हो ना, तब से हमें घर में कोई खाना नहीं देता। हम पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चों, दादी तो खाना देती होगी ना। तुम ना बहुत बदमाश हो गई हो। नहीं माँ, दादी हमें खाना नहीं देती और ना ही बड़ी माँ हमें खाना देती है। जब हम उनसे खाना मांगने जाते हैं तो वे हमसे कहती है कि तुम जैसे काले लोगों को खाना खाने की जरूरत नहीं है, और इतना बोलकर हमें वहाँ से भगा देती है। आज आप हमें खाना खिलाओ माँ। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अनीता रसोई में से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। बच्चे खाना कैसे खा रहे थे, जैसे वो कई महीनों से भूखे हो। ये सब देखकर अनीता समझ जाती है कि जरूर उसकी पीठ पीछे 6 बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है जो वो देख नहीं पा रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक बार फिर अनीता की गैर मौजूदगी में उसके बच्चों को भूख लगती है और वो अपनी दादी के पास जाते हैं और खाना मांगते हुए कहते हैं, दादी माँ, हमें ना बहुत भूख लग रही है। बस अपनी एक गंदी सी शक्ल लेकर आ जाते हैं खाना मांगने के लिए। अरे तुम जैसे काले और गरीब लोगों को ना खाना खाने का हक नहीं है। एक तो तेरी माँ दिन रात मेहनत करती है, उसके बाद भी इतने कम पैसे लाती है, और इतने कम पैसों में तुम्हारा पेट भरने वाला हो, इसलिए थोड़ा सा ही खाना मिलेगा। इतने में गुजारा कर सकते हो तो ठीक है, वरना भूखे सो जाओ।
दादी हम बहुत दिनों से भूखे हैं, आज हमें पेट भर खाना खाने दो ना। बच्चों तुम काले लोग हो और काले लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तभी वहाँ काजल आ जाती है। काजल अपने बेटे को अपनी सास को देती है, फिर खाना निकालकर काजल के बेटे को बड़े ही प्यार से खूब पेट भरकर खाना खिलाती है। बेचारे अनीता के बच्चे अपनी दादी और बड़ी माँ का मुंह देख रहे थे। उन दोनों को उन बच्चों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। बेचारे बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार इंतजार करने की अति हो जाती है और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और भूखे पेट सो जाते हैं। रात को जब अनीता आती है तो अपने बच्चों को जगाती है। तभी वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ आज भी हमें दादी ने खाना नहीं दिया। वे कहते हैं कि तुम काले हो और तुम काले लोगों को खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो माँ भगवान ने हमें गोरा क्यों नहीं बनाया? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ सहने को मिलता है। तुम्हारी माँ ने सारा इंतजाम कर दिया है, बस कुछ दिन की और बात है। अनीता यूं ही कुछ दिन तक अपने बच्चों को दिलासा दिया करती। ऐसे ही एक दिन फिर से अनीता की गैर मौजूदगी में बच्चों को भूख लगती है और वो इस बार दादी और बड़ी माँ को बिना बताए खुद खाना निकालकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ गुस्से में उन बच्चों की दादी और बड़ी माँ आती है। वो बच्चों से खाना छीनकर उनको मारने लगती हैं और कहती हैं, अरे दरिंदो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाने को हाथ लगाने की? तुम्हारी वजह से ना मेरे घर का पूरा खाना बर्बाद हो गया है। तुम्हें तो इसकी सजा अच्छे से दूंगी। सास और बड़ी माँ मिलकर बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारने लगती हैं। तभी वहाँ अनीता आती है और अनीता अपनी ही आंखों से दोनों की काली करतूत देख लेती है और वो कहती है, बस माँ जी, आपको जितना इन बच्चों के ऊपर अत्याचार करना था आपने कर लिया और शायद ये आखिरी दिन है इस घर में हमारा, क्योंकि मैं कुछ दिन से अपने बच्चों के लिए खुद के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही थी। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहा था कि बस कुछ दिन और बात है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना, खुश रहना। मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा घर बना लिया है कि मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अनीता अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाती है। अनीता ने बहुत ही मेहनत से अपना एक छोटा सा घर बनाया था और उसी घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है।